हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपनी पढ़ाई बिना किसी कठिनाई के साथ संपन्न कर सकें। तो आज का जो वीडियो है ये है हमारी क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 1। ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं ये है काव्य खंड। तो ये अध्याय हमारा 13 है और नाम है ग्रामश्री। ग्रामश्री जो है ये एक कविता है जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। इस कविता में हम क्या क्या देखेंगे? इस कविता में हम देखेंगे गांव की सुंदरता, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, ये सभी कुछ मतलब जीवंत करके जो है कवि ने हमारे सामने रख दिया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता देखेंगे और उसके अर्थ को भी देखेंगे। अच्छा, ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में है, यानी कि फटाफट हम यहाँ पे इसको रिवाइज करेंगे, लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको पहले करा चुके हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो है आपके टेस्ट एग्जाम के दौरान आपको काम में आएगा, लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या है कविता? फैली खेतों में दूल तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली लाली उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्याम मल तू तल पर झुका हुआ नभ पर चिर निर्मल नील फलक। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सुबह का समय है, दूर तक खेतों में हरियाली बिखरी है। अब हरियाली को उन्होंने मखमल के समान बताया। मखमल कैसा होता है? कोमल होता है ना। तो हम मखमल को जब छूते हैं तो हमें उसका एहसास बहुत ही सॉफ्ट लगता है। तो वही उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये जो हरियाली है ये आँखों को बड़ी मखमली यानी बहुत ही कोमल लग रही है, अर्थात बहुत अच्छी लग रही है। फिर उन्होंने क्या बोला कि सुबह सुबह सूरज की किरणें जो हैं वो खेतों पर पड़ती हैं। अब खेतों में रात में ओस पड़ी थी, उसके चक्कर में क्या हुआ कि जब सूरज की किरणें उस ओस की बूंदों पर पड़ती है तो जैसे लगता है कि चारों तरफ चांदी फैली हुई है, क्योंकि वो सफ़ेद सफ़ेद चमकने लगती है, तो ऐसा लगता है चारों तरफ चांदी फैली हुई है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिर हरित रुधिर सा रहा झलक, श्याम मल तू तल पर झुका हुआ नभ पर चिर निर्मल नील फलक। अब क्या है, खेतों में गेहूं लगा हुआ है। अब जो है हरे हरे नीचे से हैं और उसके ऊपर हल्के हल्के से लाल लाल से वो आए हुए हैं बीज टाइप के। तो वही उन्होंने बोला, उसको क्या बोला? रुधिर सा रहा। रुधिर मतलब खून जो है तिनकों के हरे हरे तन पे, यानी कि जो उगा हुआ है वो हरियाली है और उसके ऊपर लाल लाल सा रुधिर के समान लग रहा है। श्याम मल तू तल पर झुका हुआ नभ पर चिर निर्मल, और जो है आसमान जो है नीला नीला वो धरती पर झुका हुआ है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किरकणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा पर झांक रही नीलम की कली तीसी ई नीली। तो अब यहाँ पर अलग अलग फसलों का उन्होंने बताया। क्या बोल रहे? रोमांचित लगती वसुधा आई जो गेहूं की बाली। अब क्या है, चारों तरफ जो है गेहूं में बालियां आ चुकी हैं, तो धरती जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचित है, उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अरहर सनई की सोने की किरकड़ियाँ हैं शोभा वाली। अब अरहर और सनई पे जो है धीरे धीरे बीज आए हैं, वो पीले, अरहर कैसी होती है? पीली होती है। तो चारों तरफ क्यों है कि उन्होंने बोला है कि सोने की किरकड़ियाँ, यानी कि सोने की जो डस्ट होती है वो फैली हुई है, क्योंकि खेतों में पीला पीला सा महसूस हो रहा है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। अब सरसों जब उगती है, अब सरसों से तो तेल बनता है, सरसों की जो सुगंध होती है वो तेल जैसी होती है। तो उन्होंने बोला कि चारों तरफ वातावरण में तैलाक्त गंध यानी कि तेल युक्त गंध फैली हुई है। लो हरित धरा पर झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। अब चारों तरफ क्या है, जो धरती है अब उसमें सब चारों तरफ खेती आ गई है, तो वही बोल रहे हैं कि अब जो हरी धरती थी उसमें कहीं कहीं पर तीसी भी उगी है, और तीसी पे नीलम के जैसा यानी कि कण लगा हुआ, नीलम जो रत्न होता है उसके समान कहीं कहीं तीसी भी उगी हुई है। तो इस प्रकार प्रतीत हो रही है जैसे पूरी धरती रत्न जड़ित हो और बीच में तीसी का फूल नीलम के रूप में जो है सामने आ गया हो।
रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही है सखियां मटर खड़ी, मखमली पोटियों से लटकी ये झीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूल फिरते, फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि खेतों में जो है चारों तरफ रंग, अभी उन्होंने बताया पीला है, लाल है, सब कुछ हमको बताया ना, तो वही बताया रंग रंग के फूल भी अब चारों तरफ खिले हुए हैं। अब जब खेतों में तो ये खुला है, बाकी सब जगह तरह तरह के फूल और भी खिले हुए हैं, और उन्हीं के बीच में कहीं कहीं पर हाँ जो है मटर की भी बेलें उगी हुई हैं। मटर जो है वो उनकी बेलें फैली हैं और उसमें भरी भरी मटर की फलियां आ चुकी हैं। मखमली पोटियों से लटकी झीमियां छिपाए बीज लड़ी। अब क्या है, वो जो है अपने अंदर बहुत सारी मटर के दानों को छिपाए हुए बड़ी ही इटलाती सी बेलों पर लटक रही हैं। फिरती रंग रंग की तितली, अब चारों तरफ फूल है तो चारों तरफ क्या है जो है तितलियां उन फूलों पर मंडरा रही हैं, और इधर से उधर जैसा लग रहा है कि वृंतो यानी कि फूल एक दूसरे पर ही उड़, क्योंकि जो तितलियां हैं वो भी रंग बिरंगी हैं, फूल भी रंग बिरंगे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि फूल ही उड़कर एक दूसरे वृंत पर, एक दूसरे फूलों पर जा रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो हुटी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी फूली, फूले आड़ू नींबू दामिड़ आलू गोभी बैगन मूली। तो अब क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सब हर जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है। यहाँ पर क्या है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, अब आम के पेड़ों पर बौर आ गई है। क्या आया है, बौर आ गई है। तो उन्होंने बताया कि ताम्रपली यानी कि वो कैसे होते हैं, जैसे तांबे का रंग होता है ना, तो उसी तरीके की जो है वो बौर आती है। तो पेड़ जो है उन बौरों से लद चुके हैं आम के। झर रहे ढाक पीपल के दल, अब क्या है बसंत, उसके बाद क्या कहते हैं पतझड़ आया, अब उनके जो पुराने पत्ते थे वो झड़ने लगे, ढाक के जंगल पर जो है वो झड़ गए, पीपल के जो पुराने पत्ते थे वो गिर गए। हो रही कोकिला मतवाली, बसंत का मौसम है और कोकिला क्या है इन सभी मदमस्त मौसम में मतवाली होती चली जा रही है। महके कटहल, अब चारों तरफ कटहल भी उगना शुरू हो गए, कटहल महक रहे हैं, जामुन जो हैं वो हर जगह जगह पेड़ों पर फूट रहे हैं। जंगल में झरबेरी की जो झाड़ियां हैं वो फूल गई हैं, बेरियां होती हैं ना वो फूल गई, उनकी जितनी झाड़ियां थी वो सभी उनसे लद चुकी हैं। अब चारों तरफ आड़ू नींबू दामिड़ आलू गोभी बैगन भी उग रहे हैं खेतों में। तो देखिए किस तरीके से मौसम, खास तौर से ये जो बात हो रही है ये बसंत से पूर्व और उसके बाद के मौसम की बात हो रही है। चारों तरफ किस तरीके से प्राकृतिक परिदृश्य बदल रहे हैं वो सभी कुछ बताया जा रहा है उसमें। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। अब क्या होता है, अब यहाँ पर पहले गर्मियाँ आई थी तो बसंत आया था, तो वहाँ पर आम में जो है बौरें आ गई थी। अब अमरूद भी तो फलेगा, अमरूद सर्दियों में आता है, तो अब वो मौसम जब आम का बीत जाता है तो अमरूदों के पेड़ भी फलने लगते हैं। तो इसमें एक पर्टिकुलर मौसम को ना बता के सभी मौसमों के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्होंने बताया है। अब क्या है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ गईं। अब अमरूद जो पड़े थे उसमें लाल लाल चित्तियां आ गई हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर आंवली तरु डाल फूली, जो बेर थे वो भी फल गए, आंवले भी फलकर पक गए हैं। लह लह पालक महमह धनिया लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो चारों तरफ क्या है आप देख रहे हैं, पालक धनिया सेम लौकी मटर टमाटर और मिर्चे, ये सभी चारों तरफ खेतों में फैले हुए हैं, अर्थात ये बहुत ही तादाद में उग रहे हैं। बालू के सांपों में अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगर औट ही रहती सोई। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गंगा के किनारे बता रहे हैं, गंगा के किनारे जो है तट रहता है वहाँ बालू रहती है ना, तो वो उन्होंने बताया कि बालू पे भी जब पानी चढ़ता है उतरता है हवा चलती है तो उस पर ऐसे ऐसे करके निशान बन जाते हैं ना बालू के ऊपर। तो वही बोल रहे हैं
कि बालू पे जो धाराएं अंकित है, जैसे लगता है वहां पर अभी कोई सांप गुजरा हो। गंगा की सतरंगी रेती, अब पानी के रंग पे जब धूप पड़ती है तो जो रेत होती है वो भी चमकने लगती है और तरह तरह के रंग दिखाती है। तो जो बालू है वो भी सतरंगी सी प्रतीत हो रही है। सुंदर लगी सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, और वहीं गंगा के तट पर तरबूजों की जो खेती हो रही है वो भी बहुत ही सुंदर लग रही है। आपको सभी को पता है कि तरबूज है, खरबूजा है, ये सभी नदी के तटों के पास पैदा किए जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए होता है। फिर अंगुली की कंघी से, अब जो बगुले होते हैं ना उनके पंजे थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो उससे जो है अपनी बार बार कलगी सवार रहे हैं और तिरते यानी कि उछले जल में जो है वो मछलियों को पकड़कर सुकून से अपना विचरण कर रहे हैं। आराम से जो है वो अपनी कलगी को संभालते जा रहे हैं और जो नदी है उसके तिरते जल यानी कि उथला जल, ज़्यादा गहरा नहीं, उथले जल में इत्मीनान से मछलियों को पकड़ पकड़ के उनका भोजन कर रहे हैं। हसमुख हरियाली हिम आपत सुख में अलसाए से सोए हैं, भीगी अंधियाली में निशी की तारक सपनों में से खोए हैं। मरकत डिब्बे सा खुल ग्राम जिस पर नीलब नभ आच्छादन, हिम रूप हिमपात में सिग्न शांत निज शोभा से हरता जनमन। तो आप क्या कह रहे हैं, चारों तरफ जो है हरियाली छाई हुई है। दिया ना, हसमुख हरियाली हिम आपत सुख में अलसाए सोए, चारों तरफ हरियाली छाई है, ठंड का समय है, सारा ही वातावरण अलसाया सा सोया हुआ है। भींगी अंधियाली में निशी में यानी कि रात के समय जो है ये अंधियारापन जो आया हुआ है इसमें सभी अपने सपनों में खोए हुए हैं। तो तात्पर्य यहाँ पर है ठंडक की रात है तो सभी थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, तो वो अंधियारा जो अंधियारा होता है वो भी बड़ा सॉफ्टनेस सा। गर्मियों में क्या होता है, हमको रात इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ठंड की रात अच्छी लगती। ठंड की रात में आराम से ओढ़ बैठ के सो जाओ, बड़ा मज़ा आता है। तो वही उन्होंने बताया कि अलसाए से सभी सोए हैं और अपने अपने मीठे सपनों में खोए हुए हैं। जैसा अब क्या लिखा, मरकत डिब्बा सा खुल गया काम जिस पर नीलब नभ आच्छादित। तो अब कह रहे हैं जैसे कि जो ग्राम है, गांव जो है, इस धरती पर जो है वो क्या कहते हैं खजाने का डिब्बा यानी कि बहुत तरह के रत्नों का, मरकत मतलब रत्न, तरह तरह के रत्न, तो रत्न का डिब्बा खुल गया हो। ग्राम के गांव को बताया है जो वो तरह तरह के रत्नों के डिब्बों के समान बताया है, वो खुल गया है और उसमें से नीलम निकलकर जो है चारों तरफ अपना प्रकाश फैला रहा है। निरूपम हिम्मात में सिग्नत शांत निज शोभा में हरता जनजन। और यहाँ गांव जो है वो इस धरती पर व्याप्त सभी लोगों के मन, जन जन के मन में बसता है। कहते हैं ना गांव जो है वो एक बहुत ही अच्छी शांत, आप भी अगर कभी गांव गए हो तो बहुत ही मज़ा आएगा। हम तो गए हैं, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने अगर मौका, आप लोग गए हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जाके देखिए गांव का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ का जो जीवन है बहुत ही सरल साधा है। हम लोग को यहाँ जितनी सुविधाएं प्राप्त है वहाँ सुविधाएं नहीं होती, लेकिन वहाँ मज़ा बहुत आता है। चलिए, ये तो होगी कविताएं, कविता हमने पूरी अर्थ आपको बता दी है। अब इसके सार को समझते हैं कि सार में क्या दिया गया है। इस कविता में कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। फिर चाहे वह हरे भरे खेत हों या बगीचे या फिर गंगा का तट, सभी कवि के इस रचना में जीवित हो उठे हैं। अगर आपने अपने जीवन काल में कभी भी गांव की सुषमा या समृद्धि का दृश्य नहीं देखा है तो आप भी इस कविता को पढ़कर ये कल्पना कर सकते हो कि वह कैसा प्रतीत होगा। फिर चाहे खेतों में उगी फसल आपको ऐसे लगेगी मानो दूर दूर तक हरे रंग की चादर बिछी हुई। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो हमारे कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा चित्रण किया है गांव का इस कविता के माध्यम से। अगर किसी ने नहीं देखा तो इसको पढ़ के वो गांव की सुंदरता का और वहाँ के प्राकृतिक शोभा का आनंद उठा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि धरती पर जो है चारों तरफ हरियाली फैली है, तो उन्होंने बताया कि हरी चादर चारों तरफ व्याप्त है और उस पर ओस की बूंदें गिरने लगी। रात में ओस की गिरती ना, तो ओस की बूंदें गिरने के बाद सूरज की किरणें पड़ती है तो वो चांदी की तरह चमक उठती है। नए उगते फसल गेहूं, जौ, सरसों, मटर इत्यादि को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रकृति ने श्रृंगार किया है। अब प्रकृति में जरा फल फूल खिल रहे हैं तो जैसे लगता है जो प्रकृति रूपी स्त्री है वो श्रृंगार कर रही है और बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। और दूसरी ओर आम के फूल, जामुन के फूल की सुगंध पूरे गांव को महका रही है। गंगा के किनारे का दृश्य भी इतना मोहक
फिर चाहे वह अपनी पानी में रहने वाले जीव हों या रेत में, सभी कार्य में लगे हुए हैं। जितने भी जीव हैं सभी अपने कार्यों में लगे हुए हैं गंगा नदी के तट के किनारे। जैसे बगुला किनारे में मछलियां पकड़ते हुए खुद को संवार रहा है, इसी तरह कवि अपनी इस कविता के माध्यम से हमें गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का एक सजग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बहुत ही सुंदर तरीके से गांव के दर्शन कराए हैं। तो कविता का अर्थ और सार हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो हमने पहले, ये एनसीईआरटी बुक से नहीं लिए गए हैं, ये हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन आपने पहले नहीं पढ़े। तो क्या है ये प्रश्न? प्रश्न संख्या 1 है, पंत जी ने हरियाली को मखमल के समान क्यों बताया है? क्यों वो हरियाली को मखमल के समान बता रहे हैं? मखमल एक बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, जिसको आप क्या कहते हैं, अगर छुओगे तो इतना सॉफ्ट कपड़े में कभी कोई और कपड़ा नहीं होता। तो उन्होंने इस हरियाली को मखमल की संज्ञा दी क्यों उन्होंने इसी से कंपेयर किया? तो क्या कह रहे हैं, हरी हरी घास अत्यंत कोमल और मखमल के समान लगती है, इसलिए पंत जी ने हरियाली को मखमल के समान बताया। जो घास बहुत तुरंत ताजी उगी हुई होती है, हम पुरानी घास की बात नहीं कर रहे, जो बहुत ही छोटी छोटी और तुरंत उगी हुई घास होती है, उसको आप छूइए तो वो भी बहुत सॉफ्ट लगती है। तो इसीलिए उन्होंने हरियाली को मखमल के समान बताया है। वस्तुतः जिस तरह मखमल पर दृष्टि फिसलती है और उसका एहसास अत्यंत सुखद होता है, उसी तरह हरियाली की सुंदरता भी अत्यधिक सुखकर होती है। तो मखमल हमने बताया स्पर्श से बहुत ही सॉफ्ट होता है और उस कपड़े पर भी हमारी नज़र टिकती है, मतलब इतना सॉफ्ट होता है कि एकदम देख के भी लगता है सुख। तो इसीलिए उन्होंने हरियाली को मखमली बताया है। क्यों? क्योंकि हम छूकर भी मखमल का एहसास कर रहे हैं और दृष्टि में भी वो बहुत ही सुखद लग रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, नदी किनारे खड़े बगुलों का कवि ने बड़ा अनोखा वर्णन किया है, ग्रामश्री कविता के आधार पर लिखिए। तो क्या कर रहे हैं बगुलों का? बहुत अच्छा। तो नदी के तट पर खड़े हैं उथले जल में, अपने आप को संवार रहे हैं, अपनी कलगी को, अपनी कंघी रूपी उंगलियों से बार बार जो है अपनी कलगी को संभाल रहे हैं और साथ ही जो है बड़े आराम से इत्मीनान से मछलियों को पकड़कर खा रहे हैं। तो उसी सौंदर्य को आपको यहाँ व्यक्त करना है। नदी किनारे खड़े बगुलों के विषय में कवि कहता है कि नदी किनारे खड़े बगुले अपने एक पैर को उठाकर सिर खुजलाते हैं तथा उंगलियों को की कंघी से अपनी कलगी संवारते हुए से प्रतीत होते हैं, कि मतलब वो भी सज संवर कर पूरे दिन के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा लगता है। प्रश्न संख्या 3 है, ग्रामश्री कविता के आधार पर गांव के सौंदर्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। यानी कि ये जो कविता है, हमें इसके आधार पर पूरे गांव का जो सौंदर्य है वो व्यक्त करना है। तो कैसे करें? ग्रामश्री कविता में गांव के सौंदर्य की निम्न विशेषताएं उल्लेखनीय है, मतलब ये विशेषताएं बताई गई हैं। गांव में चारों ओर फैली हरियाली अत्यंत मनमोहक है, जैसा कि उन्होंने पहले ही उसमें पैरा में दिया गया है, पहला ही जो छंद दिया है उसमें दिया है कि चारों तरफ बहुत ही सुंदरता व्याप्त है। विभिन्न प्रकार के फूलों ने वातावरण को रंगीन और मादक बना दिया है। गांव मरकत के खुले डिब्बे के समान नजर आ रहा है, यानी कि फूल चारों तरफ विद्यमान है, रंग बिरंगे फूल है और उनकी सुगंध भी चारों तरफ फैली है, बहुत सुंदर है। तो मरकत यानी रत्नों से भरे डिब्बे के समान गांव को बताया है। जिस प्रकार रत्न से भरा डिब्बा बहुत ही कलरफुल रहता है और बहुत ही अनमोल रहता है, उस तरह गांव भी बहुत ही कलरफुल है, चारों तरफ हरियाली है, रंग बिरंगे फूल हैं, फल हैं, सब कुछ छाए हुए और साथ ही ये अनमोल भी हैं। अरहर और सनई की फलियों से आती ध्वनि धरती को करधनी सी लगती है। अब अरहर और सनई ये कड़क होते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं तो खनखन की आवाज आती है हवा के साथ। तो जैसे लग रहा है करधनी की आवाज जो कमर में बांधी जाती है उसकी आवाज सी प्रतीत हो रही है। धरती से झांकती पीली सरसों ने भी वातावरण को सुंदर बना दिया है। पीली पीली सरसों उगती है और उस समय जो है वो जैसे कोहरा भी छाया रहता है, तो उससे और भी ज्यादा प्राकृतिक दृश्य सुंदर हो जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, पंत जी ने ग्रामश्री कविता में गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। गांव की प्राकृतिक सुंदरता के अतिरिक्त और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं? किन्हीं दो का उल्लेख संक्षेप में कीजिए। तो यहाँ पंत जी ने गांव जो हमसे कविता हमको हमारे सामने रखी है, इसमें इसका पूरा प्राकृतिक सौंदर्य बताया। इसके अलावा आपको गांव में और क्या चीजें अच्छी लगती है?
तो यहाँ पर आप सभी के विचार अपने अपने अलग होंगे, क्योंकि किसी को गांव में कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, मिट्टी की सी भीनी सी सुगंध है, गोबर की लिपाई है, जानवरों का आना जाना है, छप्पर है, ये सब चीज़ें। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो उस हिसाब से लिखेगा। तो कैसे लिखेगा? गांव की प्राकृतिक सुंदरता के अतिरिक्त हमें वहां का पारस्परिक प्रेम और सहयोग युक्त सामाजिक जीवन तथा गांवों में मनाए जाने वाले लोक पर्व एवं विभिन्न प्रकार के उत्सव बहुत प्रभावित करते हैं। बहुत ही हर चीज में वहां पे लोकगीत बहुत गाए जाते हैं। मुझे जो एक बहुत ही अटैच करती है वो है कि अगर महिलाएं वहां पे कुएं से पानी निकाल रही हैं या हैंडपंप से निकाल रही हैं तो भी वो कुछ तरह का गीत गा लेंगी। घर में रोटी सेक रही हैं तो गीत गा लेंगी, कपड़ा अगर धो रही हैं तो वो गीत गाती नहीं। मतलब हर एक काम के लिए उनके पास गीत है, और बहुत ही, और वो अलग एक लय और सुर में गाती हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। आप कभी देखेंगे जो पुरानी औरतें होती हैं, जो बुजुर्ग होंगी, वो खास तौर से ऐसा करते गाँव में हमको दिखेंगे। गाँवों में लोग एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे की जरूरतों तथा सुख दुख के भागीदार एवं सहयोगी बनकर रहते हैं। तमाम विरोधी जीवन स्थितियों से उत्पन्न होने के बावजूद गांव सामाजिक सौहार्द के उदाहरण बने हुए हैं। तो गांव में आपको क्या चीज अच्छी लगती है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा आप देखिएगा जो है वो आप यहाँ पर मेंशन करिएगा। लिखने का तरीका हमने आपको बता ही दिया। तो ये हमने फटाफट आपको चैप्टर रिवाइज करा दिया, तो जब भी टेस्ट या एग्जाम हो आप फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हो। अब यही नहीं, इसके अलावा और बहुत से चैप्टर हैं जिनको हम करा भी चुके हैं और आगे और भी लेकर आएंगे। तो ये सब आपको मिलेंगे कहाँ? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आओगे तो इस तरह का पेज आए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर CBSE K-12 इंग्लिश लिखा हुआ है, बस आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास है 9th। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे 9th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। अब ये हम कौन सी बुक पढ़ रहे थे? क्षितिज पढ़ रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर क्षितिज है ना, इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही क्षितिज की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो अब जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करिए। उसमें कई सारे टॉपिक पे अलग अलग लेक्चर्स दिए गए हैं। जो भी आपको देखना है उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपका इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की, टेस्ट की, सब कुछ अच्छे से करिए। NCERT सोल्यूशन भी मिलेंगे, सब अच्छे से करिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।